चलिए देखिए। पिछला दिन हम टेम्परेचर से संबंधित बात कर रहे थे और उसमें हम ये पढ़े कि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। और एकमात्र ऐसा चीज जिसके बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बदल जाता है। वैसे तो कहने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का भी वैल्यू बदल जाता है। किससे? टेम्परेचर से। क्या यही सब ना पिछले क्लास में पढ़े थे? तो जब पिछले क्लास में आप ये पढ़े कि एक ही रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आएगा, तो फिर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आज हम ये सीखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं केसी केसी के वैल्यू को। और आज का क्लास थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा टफ है, तो बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट करता है, मान लो कि इसमें बी में, और जब ये ए बी में कन्वर्ट करता है तो ये कुछ मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है। कुछ मात्रा में यदि एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि ए से बी में बदलने वाला जो प्रोसेस है यह एक्सोथर्मिक है। हाँ या ना? क्योंकि हीट रिलीज हुआ। अच्छा, यदि ये एक्सोथर्मिक है तो हम इसी को लिख सकते हैं कि इसका जो डेल्टा एच होगा वह निगेटिव होगा, क्योंकि कल तो आपको यही बताया गया था कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है। तो यहाँ पर निगेटिव लिख सकते थे, वैसे हम माइनस क्यू कैलोरी लिख देते हैं, क्योंकि जितना एनर्जी निकला है उतने से ना निगेटिव होगा वो। क्या ये समझने में कोई परेशानी तो नहीं है? सुनना, अब असली बात इसका ये है। एक बात बताओ, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन एक ही टाइम में दो तरफ होते रहता है, एक बार फॉरवर्ड में तो दूसरी बार बैकवर्ड में। तो ये जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये कौन सा डायरेक्शन है? बैकवर्ड। अब बताओ कि ए बी में तब बदला जब ये क्यू कैलोरी एनर्जी को रिलीज किया। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन है ये निश्चित रूप से एक्सोथर्मिक है। हाँ या ना? क्या आपकी सहमति है इसमें या नहीं है? तो अब आप ये बताइए कि जब बी दोबारा ए में बदलेगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बी इस क्यू कैलोरी एनर्जी को गेन करेगा तब ए में बदलेगा? हाँ या ना? तो आपने देखा उल्टा बात हो गया। ए जब बी में बदला तो एनर्जी दिया, एक्सोथर्मिक। लेकिन यही बी जब पुनः ए में बदला तो उस क्यू एनर्जी को गेन करेगा तब ए में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब यदि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक हुआ है तो निश्चित है कि यह बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडोथर्मिक होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन यदि एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो दूसरे डायरेक्शन में वह इंडोथर्मिक होगा। क्लियर है? अच्छा, यदि इसी डायरेक्शन में ये इंडोथर्मिक होता, इस डायरेक्शन में यदि ये इंडोथर्मिक होता तो ये इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होता। हाँ या ना? अरे भाई, ये एक्सोथर्मिक है तो ये इंडोथर्मिक, और यदि यही इंडोथर्मिक होता तो ये एक्सोथर्मिक। क्लियर है? अब एक दूसरा सीन क्रिएट करते हैं। ए मान लो कन्वर्ट करता है बी में और यहां पर एनर्जी का कोई लॉस गेन नहीं हुआ, यानी ए जब बी में बदला तो एनर्जी का लॉस, हीट लॉस गेन नहीं हुआ, मतलब ये आइसोथर्मिक है। तो जब ए को बी में बदलने में कोई एनर्जी का हीट लॉस गेन नहीं हुआ तो आपको लगता है कि बी को फिर से ए में बदलने के लिए कोई एनर्जी का लॉस गेन करना पड़ेगा? इसका मतलब आइसोथर्मिक रिएक्शन में लॉस और गेन ऑफ हीट होता ही नहीं है, तो वहां पर हम डेल्टा एच की बात ही नहीं करेंगे। ये न फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडोथर्मिक है न बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडोथर्मिक है, ये आइसोथर्मिक है। तो सब तरफ आइसोथर्मिक, इधर से भी आइसोथर्मिक इधर से भी आइसोथर्मिक। और दूसरी बात, आइसोथर्मिक की बात हम कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि कल तो हम देखें कि आइसोथर्मिक रिएक्शन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो हमको इसको देखना पड़ेगा। क्या इसको समझ में आया? अब देखिए, यदि हम यहां पर प्लस क्यू कैलोरी लिख दिए तो आप समझ गए कि एक्सोथर्मिक है, या डेल्टा एच का मान निगेटिव लिख दिए तो आप समझ गए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है।
तो बुक में या हम आपको लिखाएंगे तो हमेशा इस बात को इंडिकेट कर देंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, तो दूसरी डायरेक्शन में तो अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है ये? जैसे मान लीजिए कि हम आपको लिख देते ए प्लस क्यू कैलोरी कन्वर्ट करता है बी में, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड में यह इंडोथर्मिक है। यही बात समझ में? ए क्यू को गेन करता है तब बी में बदलता है, तो बी एक में तब ना बदलेगा जब क्यू की एनर्जी को रिलीज करे। तो एक में इंडोथर्मिक तो दूसरे में एक्सोथर्मिक, एक में एक्सोथर्मिक तो दूसरे में इंडोथर्मिक। क्लियर है ये? तो हम ये कह सकते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले आप इसको लिखिए तो, यहाँ लिखा हुआ है कि इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडो सॉरी इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। एंड इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक आप लिखे तो दूसरा अपने आप अंडरस्टूड होता है उसमें। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए जो भी बाहर खड़े हैं। हाँ सर। हाँ टीचर आपसे बात नहीं किया, तो नंबर दिए हुए थे, बोले कि आप तुरंत बात कर लीजिए, थोड़ा कल रात लेट से आए थे तो वेट कर। अच्छा, नहीं ठीक ठीक है, ये सब क्लास है। ठीक है सर, अभी तो नहीं, तो हम एक मिनट हम उसको कॉल करते हैं करने के लिए, सर हम लाइव। अभी कहीं दिया है पुष्टि कहीं से? अच्छा सर, हम उससे बात करके आपको कॉल करते हैं, और इतनी लाइव क्लास ले रहे हैं तो हम आपको गूगल के से कॉल करते हैं। नहीं नहीं, ठीक 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 है सर, आज डेफिनेटली बात कर लेता हूँ। ठीक ठीक है। हो गया, लिख लिए? यहाँ तक हो गया आप कंप्लीट? हाँ, तो ये हम बता रहे थे कि ए से बी में यदि एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरे डायरेक्शन में इंडोथर्मिक होगा। तो दिमाग में ये तो सेट कर लो कि एक डायरेक्शन यदि एनर्जी दे रहा है तो निश्चित है कि दूसरा डायरेक्शन एनर्जी लेगा। अब इसका असली बात स्टार्ट होता है। देखो, एक बंद बर्तन है, इस सुनिए, ये एक इमेजिनेशन है जिसको आप हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। आप बस इसको सोच सकते हैं, हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप जो जो कहते हैं आप उसको सोचिए, तब आप समझ पाइएगा इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये आज का क्लास थोड़ा टफ है। अभी जो रिएक्शन आप पीछे लिखे थे, ए कन्वर्ट करता है किस में? बी में, और बी कन्वर्ट करता है ए में। अभी तुरंत आपने देखा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक था, शायद, शायद नहीं, कंफर्म यही था ना। तो यदि इधर जाने में एनर्जी दे रहा है तो इधर आने में एनर्जी लेगा, गेन करेगा, यानी इस डायरेक्शन में ये क्या होगा? इंडोथर्मिक।
क्लियर है यहां तक? मान लीजिए, क्या कुछ दिक्कत है क्या? हम्म, यही तो समझाना है, यही तो समझना है। ए कन्वर्ट किया किस में? बी में। और जब ए बी में कन्वर्ट किया तो कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज किया। तो फॉरवर्ड में क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक। तो अब यदि बी ए में बदलेगा तो बी फिर उस क्यू कैलोरी एनर्जी को गेन करेगा, तब न ए में बदलेगा। यानी इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा इंडोथर्मिक। दोनों डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक कैसे होगा? एक डायरेक्शन में ही एक्सोथर्मिक होगा, दूसरे डायरेक्शन में वो इंडोथर्मिक होगा। हाँ, अच्छा, वहां मेंशन नहीं किया इसलिए आप परेशानी परेशानी इसी बात की है ना। तो हम आपको क्या बोले कि पीछे जो रिएक्शन हुआ था हम उसी की बात कह रहे हैं। हम अब यहाँ पर क्यू कैलोरी लिखेंगे तो अटेगा नहीं ना इसमें। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ना, बात इसी से संबंधित अभी सब होगी, पूरी की पूरी बात इसी से, आज का पूरा क्लास सब इसी पर होगा। तो आप हमेशा इसी को सेंटर में रखिएगा। समझ में आ गई बात? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। देखो, तो इधर एक्सोथर्मिक है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? इंडोथर्मिक। मान लो कि इस बर्तन का जो टेम्परेचर है अभी वो कितना डिग्री सी है? 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सी पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 2-4 घंटा बीता और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है और समय के साथ ए और बी के किसी का भी कंसंट्रेशन बदल नहीं रहा है। तो बताइए इस स्थिति में हम Kc बराबर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। जो बी का कंसंट्रेशन होगा बी का के जगह रखेंगे, ए का होगा ए के जगह रखेंगे, भाग देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? Kc का मान। और ये Kc का मान कब निकलेगा? एट 25 डिग्री से। हाँ या ना? अभी तक ये बेचारा बड़ा चेन में था, अब हम इसको करेंगे डिस्टर्ब। अब हम डिस्टर्ब करेंगे किस चीज से? हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर से ही ऑब्वियसली डिस्टर्ब करेंगे। तो अब जैसे ही हम इसको टेम्परेचर से डिस्टर्ब करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस बर्तन को या तो गर्म करना शुरू कर देंगे और नहीं तो इस बर्तन को ठंडा करना शुरू कर देंगे। तभी ना टेम्परेचर के द्वारा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 25 डिग्री सी रहा तब तो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ टेम्परेचर से। उसको तो या तो बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो घटाना पड़ेगा। चलिए दोनों कंडीशन पर बात करते हैं। एक बार हम इस बर्तन को गर्म करते हैं और गर्म करेंगे तो निश्चित है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर 25 से होने लगा 26, 30, मान लो 50 डिग्री सी पर लेके चले गए टेम्परेचर को। अंदर का गया टेम्परेचर बढ़। अंदर का टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि हम देखे हैं कि टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम प्रभावित होता है। अब ये रिएक्शन सोच रहा है कि हमको बाहर से गर्मी मिल रहा है और इक्विलिब्रियम एक पतित अवस्था होता है। एक बार इक्विलिब्रियम को हासिल कर लिया तो आप यदि उसको डिस्टर्ब कीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद वो फिर चाहेगा कि कहां पहुंच जाए? इक्विलिब्रियम पर, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज वेरी स्टेबल स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या जी? तो ये दोबारा फिर से इक्विलिब्रियम पर आना चाहेगा, लेकिन आप क्या किए? आप इसको टेम्परेचर से दिए प्रभावित कर, तो थोड़े देर के लिए इसका इक्विलिब्रियम गड़बड़ाया। अब इस गड़बड़ी में क्या हुआ इस बात को समझो। आप टेम्परेचर दे रहे हैं, ये कोशिश करेगा कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो अंदर का सिस्टम गर्म होगा, तो ये चाहेगा कि हम सिस्टम को ठंडा कर दें ताकि हमारा पहला जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो आप टेम्परेचर देंगे तो ये वो काम करेगा, ये रिएक्शन वो काम करेगा जिस काम से अंदर का टेम्परेचर घटे, तब ना बैलेंसिंग बना रहेगा। आप बढ़ा रहे हैं, ये घटा रहा है, बैलेंसिंग बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये घटाएगा कैसे? तो आप जो टेम्परेचर देंगे उसको यूटिलाइज करके वो इंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी आप जो हीट उसको दिए उसको वो गेन करेगा और गेन करके बी कन्वर्ट कर जाएगा किस में? ए में। अब बताइए जैसे ही बी कन्वर्ट किया ए में, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। बताइए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? और यदि बी कन्वर्ट करने लगा ए में तो अब धीरे धीरे बी का अमाउंट घटता चला जाएगा और ए का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। किसी का मान अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, यदि हम इस बर्तन को ठंडा कर दें तब क्या होगा? आप इसको ठंडा करने लगे, ये बोल रहा है कि अच्छा बेटा तुम हमको ठंडा कर रहा है, हम करेंगे अब इसको गर्म। मतलब सराउंडिंग करेगा इसको ठंडा तो ये अपने आप को क्या करेगा? गर्म। गर्म कैसे करेगा? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाके ये क्या करेगा? ए को फटाफट कन्वर्ट करने लगेगा किस में?
बी में कहेगा कि चलो रे ये तैयार हो जाओ, बी में बदलेंगे। बी में बदलेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, आप ठंडा कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, फिर से टेम्परेचर अंदर का मेंटेन हो जाएगा और दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि यदि कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेट पर है और आप यदि उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो अपने आप को ठंडा करेगा, और ठंडा तब होगा जब वो इंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव कर जाए। और यदि आप इसके टेम्परेचर को घटाते हैं तो ये अपने आप को गर्म करेगा और तब वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन मूव्स इन endothermic direction, and if decrease in temperature of reversible process, reaction moves in exothermic direction to maintain the chemical equilibrium। क्लियर है ये? और इस दौरान ये अपने कंसंट्रेशन को चेंज कर लेगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो निश्चित है कि किसी का मान भी बदल जाएगा। किसी का मान बदलेगा तो उसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्या समझ में आई बात? तो ओवरऑल आपको बस इतना ही अभी समझना था, जो कल्पना आप कर रहे थे उसमें, कि कोई भी रिएक्शन यदि रिवर्सिबल है और आप उसको गर्म करेंगे, तो आप यदि गर्म करेंगे तो वो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ वो उस गर्मी का यूज कर ले। और रिएक्शन के गर्मी का यूज करने का मतलब क्या है कि आप जो टेम्परेचर दिए उसको हीट के रूप में वो एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इंडोथर्मिक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और यदि आप इसको ठंडा कर रहे हैं तो ये कहेगा हम इसको गर्म करेंगे, भागेगा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। क्लियर हुआ ये? उतारिए तो इसको। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन मूव्स इन। एक बात और, यहां पर आप रिएक्शन मूव्स इन लिखने के बाद आप ये मत लिखिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में यदि रिएक्शन बदलेगा तो हो सकता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो इंडोथर्मिक हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सोथर्मिक हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन मूव्स इन इंडोथर्मिक डायरेक्शन। इंडोथर्मिक डायरेक्शन ले लेते हैं, इंडोथर्मिक चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन मूव्स इन इंडोथर्मिक डायरेक्शन while decrease in temperature reaction moves in exothermic डायरेक्शन। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है और इसी के आधार पर आगे का एप्लीकेशन है कुछ मैथमेटिकल चीज। कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। आप लोग लाइन छोड़ते जाइए, जो लिखे हैं मतलब समझ में आया कि हम क्या बोले थे कि यो नहीं समझ में आया। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उष्मा शोषी दिशा में होने लगेगी और ताप घटाएंगे तो अभिक्रिया उष्मा छेपी दिशा में होने लगेगी। बस यही बात ये लिखा हुआ है। आप अपनी भाषा में चाहें तो लिख भी सकते हैं। ताप के बढ़ाने से अभिक्रिया उष्मा शोषी दिशा में होने लगती है और ताप के घटाने से अभिक्रिया उष्मा छेपी दिशा में होने लगती है। लेकिन हम बार बार ये हिंदी अभी बोलेंगे नहीं। आप हिंदी मीडियम वाला का कॉपी लीजिएगा, सेम चीज एकदम चल रहा है और हम ध्यान रखेंगे कि एक रत्ती भी इधर उधर ना हो, तो वहां से आप लिख लीजिएगा। बोलो चेंज करें अब। अभी तुरंत हम देखे कि 25 डिग्री सी पर केसी का जो वैल्यू आया था वो वैल्यू 50 डिग्री सी पर नहीं आएगा, तो कुछ दूसरा आएगा। वो वैल्यू 10 डिग्री सी पर नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा। तो हम अब पता करेंगे कि यदि टेम्परेचर को हम बदल दें तो केसी का मान कैसे निकलेगा। चलिए लिखिए तो। चेंज करो इसे। लिखिए, अब साथ साथ लिखेंगे, एकदम रुकना नहीं है आपको। लेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
of a reaction are K1 and K2 at temperature T1 and T2। हम मान लिए हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 तथा K2 है T1 तथा T2 टेम्परेचर पर। क्योंकि अभी तुरंत आप देखें कि टेम्परेचर बदलता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान भी बदल जाता है। वी नो दैट, साथ साथ लिखते चलेंगे क्योंकि हम रुकेंगे नहीं अब इसमें। वी नो दैट, कल हम एक इक्वेशन पढ़े थे, याद है आपको? क्या था? log Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। कल हम आपको एक और बात बतलाए थे कि टेम्परेचर के बदलने से तीन चीज नहीं बदलता है। क्या क्या नहीं बदलता है? डेल्टा एच, आर और ए, ये तीन चीज नहीं बदलता है। टेम्परेचर बदलेगा तो सिर्फ कौन बदलेगा? के सी। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का दो बार यूज कर लेते हैं, एक बार T1 टेम्परेचर पर और एक बार T2 टेम्परेचर पर। बताइए, यदि हम इसको T1 करें तो इसको K1 कहना पड़ेगा, और यदि हम इसको T2 कहें तो इसको K2 कहना पड़ेगा। फटाफट लिखो तो। log K1 बराबर माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 प्लस लॉग ए। और हम किसी में 1 2 नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर और के में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। और अगला क्या? log K2 बराबर माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू 1/T2 प्लस लॉग है। क्योंकि एक ही रिवर्सिबल रिएक्शन के ए का मान, डेल्टा एच का मान, आर का मान फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब के लिए बराबर होता है, और टेम्परेचर के बदलने से इस तीनों मान पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए T1 T2 K1 K2 तो लिखे, लेकिन R1 R2 नहीं लिखे। कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। डेल्टा एच नहीं बदलेगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही रिएक्शन के लिए समान बात होगी। अब बताइए, एक ही रिएक्शन का ना हम 25 डिग्री सी पर के निकाल रहे हैं, फिर 50 डिग्री सी पर के निकाल रहे हैं, तो टेम्परेचर बदलने से के बदलेगा, तो हम सिर्फ के में 1 2 किए हैं। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। एकदम लिखते जाइए फटाफट। पहुंचे आप यहां तक? क्या क्या लिख रहे हैं सर? प्लीज टेल, क्या लिख रहे हैं भाई? आई एम स्टडिंग आउटसाइड योर ट्यूशन, प्लीज कम एंड मीट मी। ये सब हरकत बंद कीजिए, छिछला वाला। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भर दुनिया से मिलते रहेंगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हो गया, लिख लिए इसको। और इतना ही शौक है मिलने का, आइए। तुम लोग भी मिलेगा ना रे? सब मिलेगा। आई रियली लव यू सो मच, लव यू टू। चट्टा कहीं का। एक से एक खुराफाते। चलो इधर देखो, लिख रहा है या लिख रही है पता नहीं। हाँ, एक से भेंट होता है। चलो लिखो, यहां तक पहुंचा। लिखो तो इक्वेशन 2 - 1 वी गेट, इक्वेशन 2 - 1 वी गेट। जल्दी से इक्वेशन 2 - 1 को कीजिए तो। 2 को पहले लिखिए और 1 को बाद में। पगलाया हुआ है।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है। फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जो भी है हाइड कर दिए। हो गया, लिख लिए। हो गया पूरा। तो आपको, अरे क्या हो गया ये? देखो देखो इस मक्खी को देखो। देख रहे हो? यही तुम्हारा टाइम, ये पेज वगैरह चेंज कर हट। चट्टा कहेंगे। एगो मक्खी ने, एगो मक्खी और ने, क्या गो मक्खी को हम देखें? पगला वगला गया क्या जी? ये हो गया था। तो इसमें क्या करना था, टू में से वन को घटाना था क्या? तो हम एक काम करते हैं, इसको उठा के नीचे कर देते हैं, ठीक है? क्या जी, यही ना करना है? और यहां पर इसको घटाइए। जो प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस लॉग ए माइनस लॉग ए कट जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? यहां पर बचेगा लॉग के टू माइनस लॉग के वन। बोलो बचेगा कि नहीं? अच्छा यहां भी कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। यहां पर इंटू में टी टू है और यहां पर इंटू में टी वन है। भले ये माइनस में है और ये प्लस में, लेकिन यहां पर आप बटा थोड़े कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप घटा रहे हैं। तो कटेगा कैसे? वो प्लस लॉग था, माइनस लॉग था तो कट गया। यहां पर यदि टी टू रहता तो कट जाता, टी वन रहता तो कट जाता। टी टू में थोड़े कटेगा ये। आप बहुत करेंगे तो कॉमन ले सकते हैं क्या? तो कॉमन ले लीजिए। क्या लेंगे कॉमन? डेल्टा एच बाई 2.303 आर। बताइए तो। यहां पर माइनस बच गया और वन बाई टी टू बच गया, और यहां पर प्लस वन बाई टी वन बच गया। तो इसको लिख सकते हैं वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दीजिए। इस इक्वेशन को दोबारा लिखना था और फिर आपको यहां तक पहुंचना था। आदत से लाचार। हो गया लिखा हुआ? अच्छा एक बात बताइए, लॉग के टू माइनस लॉग के वन, इसको लिख सकते हैं लॉग के टू बट्टा के वन। क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, लॉग एम बाई एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन को लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन। तो ये फॉर्मूला फाइनली बना डेल्टा एच बाई 2.303 आर इंटू वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। अब बताइए, दो अलग अलग टेम्परेचर पर यदि क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू दे दे, के वन का मान दे दे, तो क्या के टू का मान नहीं निकल सकता है? लिख लीजिए तो। बस यहाँ पर एक चीज में आप उलझिएगा, और वो उलझिएगा आर में। आर का मान याद रखेंगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। आर का मान 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। आर का मान 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। आर का मान 3 गो यहाँ लिखाया गया, क्या तीनों को एक के बारे में बैठा देंगे? तो सुनिए आर का मान कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी है, इसमें एनर्जी का क्या यूनिट है, उस यूनिट के हिसाब से हम आर का मान रखेंगे। जैसे डेल्टा एच का मान आपको दे दिया कि मान लीजिए कि 12 कैलोरी पर मोल। तो 12 कैलोरी दिया तो आर का मान किस में रखाएगा? कैलोरी में, यानी आर का मान कितना रखेंगे? 2। यदि डेल्टा एच का मान जूल में देगा तो आर का मान रखाएगा 8.31। यदि डेल्टा एच का मान एटीएम लीटर में देगा तो आर का मान रखाएगा 0.0821। समझ में आया? ये गैस कांस्टेंट है, इसको याद करना पड़ता है। और गैसियस स्टेट में हम आपको बताएंगे कि ये सारा का सारा वैल्यू मिलता कैसे है, कहां से आता है ये वैल्यू। जल्दी ही वो स्टार्ट होने वाला।
आप लोगों का क्लास 9 से 11 9 से 11 बोलते हैं, सॉरी, 8 से 9 चलेगा। कब? संडे को, समझे? संडे को लाइव भी चलेगा, सब लोग आइएगा उस दिन। कुछ बात भी करनी है और चीज़ों को समझा भी देना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए क्लास आप लोग का इंग्लिश मीडियम का खास करके ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और हम आपके गुनहगार हैं इस मामले में। लेकिन मजबूर हम इतना है कि कुछ चाह के भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हम बस यही कर सकते हैं कि 8 से 9 पढ़ा रहे हैं, आप आके पढ़ लीजिए, या नहीं तो लाइव पढ़ लीजिए। गुनाहगार इस मामले में है क्योंकि 8 से 9 हम दे तो दिए, लेकिन 8 से 9 बहुत सारे लोगों का क्लास अलग अलग जगह पर आता है, तो उनको तो परेशानी होना लाजमी है। जिनका नहीं था वो आ गए, जिनका था वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हम बस यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 10-15 दिन का बात है, इसमें किसी तरह मैनेज कर लीजिए, 12th में परेशानी नहीं होगी। और यदि हमको लगेगा ना कि हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हम तुमको बोल देंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तुम ज्वाइन कर लेना कहीं और। तब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। खैर, स्पैमर जो है आज लगा हुआ है एकदम कस के, टाइट से दे रहा है कमेंट। हो गया लिखा हुआ? चलो इधर देखो। अब देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा, सो देखिए। मान लीजिए लिखा कि ए कन्वर्ट करता है बी में, और आर इसका इसके लिए डेल्टा एच का मान है -12 कैलोरी पर मोल, ऐसा दे दिया। तो डेल्टा एच का मान कितना? -12 दे दिया। क्वेश्चन में कहता है कि यदि T1 टेम्परेचर पर Kc का मान इतना है, तो बताइए T2 टेम्परेचर पर क्या होगा। टेम्परेचर का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, K1 K2 देगा। क्या आप K2 का K1 देगा, K2 नहीं देगा, तो क्या K2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आप इस जगह पर सब कुछ दे भी देगा ना, तो आप K2 का मान नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में लॉग का यूज हुआ है, और लॉग का एप्लीकेशन आप नहीं जानते। क्या लॉग वाले इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता है? मैथ में पढ़े हैं थोड़ा बहुत? तो नहीं पढ़े हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हम 12th में बेसिक में समझाते हैं। जितना भी मैथमेटिकल टूल्स है सब लॉग बताया जाएगा। जैसे आपके आपसे क्वेश्चन है 2 का पावर 2, आप लिखते हैं 2 गुना 2। मान लो घर में कोई बच्चा है, बोला क्या कि भैया बता दीजिए या दीदी बता दीजिए 2 का पावर 2 कितना होता है, तो तुम एक लपरवाड़ा कान को सोती में खींच के देगा, दो नहीं आता है रे। और तब कहेगा 2 का पावर 2, 2 गुना 2, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना कर देंगे। तब बोलेगा कि भैया यदि 2 का पावर 3 रहेगा तो 2 को 3 बार गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 ना 8। कहेगा हाँ अब तुम सीख गया, बहुत बढ़िया। अब तब कहेगा कि भैया यदि 2 का पावर 3.784 रहे तब क्या करेंगे भैया? तब तब तुम बताओ तो क्या करोगे? तब वो तुमको लपड़ाएगा कि तोरा यहो सब नहीं आता है। लपड़ाएगा कि नहीं लपड़ाएगा? आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप करके देखिए तो। 2 का पावर 3 था तो 3 बार गुना कर दिया। 2 का पावर 3.78 है तो 2 का पावर 2 गुना 2 गुना 2, एगो दू को आधा बार या तब पौने बार लिखें। क्या ये क्वेश्चन मेरा गलत है? हम गलत हैं? सब सही है। गलती आपसे हो रही है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा, जब आप 12th में जाएगा तो बेसिक में सब बताया जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि लॉग का सॉल्यूशन यदि आपको आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। 4-5 दिन कम से कम लॉग का क्लास लेगा। अब आप कहिएगा कि सर बताइए दीजिए। ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बीच में ये बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका स्पेशल क्लास चलता है लॉगरिथम का। लॉग, एंटी लॉग, लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना, लॉग का सारा रूल रेगुलेशन, उसका कंसेप्ट, उसका थ्योरी, उसकी समझ, बहुत सारी बातें हैं। तो इसको बाद में हम लोग कर लेंगे। यहां तक पहुंच गए आप? चलिए अब देखिए इधर। अब एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है और कितना खतरनाक तरीके से पूछता है। पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं समझ में आएगा। लिखिएगा भी साथ साथ आप। मान लो एक क्वेश्चन दिया जिसमें A+B कन्वर्ट करता है किसमें? C+D में। और तुमसे क्वेश्चन कहा कि इसके डेल्टा H का मान -12 कैलोरी पर मोल है। अब आप कहेंगे सर आज 12 को धर लिए, कुछ हो तो लेके ना वैल्यू, तो -12 आ जा रहा है। समझ गए यहां तक? और ये भी कहा कि एट 25 डिग्री से, कितना डिग्री से? 25 डिग्री से। और आपसे ये भी कहा कि 25 डिग्री सी पर ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर है, और इसका मोल 1 है, इसका मोल 2 है, इसका मोल 2 है, और इसका मोल 3 है, और इसका मोल 4 है।
तब आपसे पूछेगा कि बताइए इसी रिएक्शन का केसी क्या होगा, केसी क्या होगा एट 50 डिग्री सी। देखो क्वेश्चन कितना ऐंठल तरीके से पूछा है, थोड़ा प्रैक्टिकली फील करो तब समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम मोल दिया कितना डिग्री सी पर, 25 डिग्री सी पर, और केसी का मान पूछा कितना डिग्री सी पर, 50 पर। इस छोटा को क्या जाता यदि ये 25 डिग्री सी पर पूछता, तो जाता कुछ नहीं, 25 डिग्री सी पर इसका मान निकालने की क्या जरूरत है, निकल ले। बोलो कैसे। इक्विलिब्रियम मोल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो वॉल्यूम कितना मानेंगे, 1। तो बताइए केसी के लिए क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोलिए ऐसा लिखेंगे नहीं। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 अब बटे 1 गुना 2। बताओ 6 आएगा कि नहीं, निकल गया केसी का मान। अच्छा इसी केसी को हम K1 कह दें, पहला टेम्परेचर ये है ना 25 डिग्री सी, तो K1 बराबर कितना आ गया 6। अच्छा T1 कितना था 25 डिग्री सी, तो 25 को हम कह सकते हैं 298 केल्विन। खाली ध्यान रखना टेम्परेचर कहीं भी डालेंगे किस यूनिट में, केल्विन में, डिग्री से भी नहीं चलेगा, सबको केल्विन में बदलना पड़ेगा। अब बताइए आपको K1 का मान पता चल गया, यानी 25 डिग्री सी पर केसी का मान पता चल गया। केसी बराबर 6 एट कब, 25 डिग्री सी। क्या आपसे यही पूछा था, पूछा क्या था, आपसे पूछा था 50 डिग्री सी पर कितना होगा। आपसे क्वेश्चन कहा है केसी क्या होगा एट 50 डिग्री सी। तो आप बताइए कि K1 पता चल गया, T1 पता चल गया, T2 कितना है, T2 50 डिग्री सी, इसी को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 273 केल्विन। हाँ या ना। आपसे क्या पूछ रहा है, K2 का मान। क्वेश्चन में डेल्टा एच का मान दिया कि नहीं, कितना, -12 कैलोरी पर मोल। और चूंकि ये -12 दे दिया तो आर का मान कितना लेना पड़ेगा, 2। हाँ या ना। अरे आर का मान अभी तुरंत लिखा था कैलोरी में कितना, 2। अब आप बताइए कि अभी जो पीछे में इक्वेशन था ये वाला, डेल्टा एच का मान दिया हुआ है, आर का मान पता है, T1 का मान पता है, T2 का मान पता है, K1 का मान पता है, तो क्या K2 निकलेगा नहीं। लेकिन K2 सिर्फ एक ही शर्त पर निकलेगा, जब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता हो, जो कि अभी आपको नहीं आता है। तो सीखिएगा तो कर लीजिएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल इसको पूरा कीजिए। देखा बदले हुए टेम्परेचर पर केसी का मान कैसे निकलता है सो।
हो गया लिखा हुआ? और खत्म, मोड़ लिए किताब का भी, खत्म मोड़ लिए, क्या बात है। अभी इसका सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट बचा हुआ है। चलिए सुनिए अब, यहां तक आने के बाद आप किस इक्वेशन का यूज करेंगे केसी निकालने के लिए? log k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 r इंटू 1 बाय t1। नो नो नो, ये इंटू था 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2, यही था ना? तो यहां से आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? k2 का। k2 का मतलब kc एट 50 डिग्री से, हाँ या ना? k2 ही है ना kc एट 50 डिग्री से। बताइए kc का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब जो अगला और असली बात है अब आप उसको सुनिए। आप ये बताइए कि जब केसी का मान बदल गया है तो ए का, बी का, सी का, डी का, ये वाला जो मोल है ये तो 25 डिग्री सी पर है। क्या 50 डिग्री सी पर भी यही मोल होगा या बदल जाएगा? 50 डिग्री सी पर बदल जाएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए 50 डिग्री सी पर ए का, बी का, सी का, डी का मोल कितना होगा? तो ये तो तय है कि ये इक्विलिब्रियम मोल 25 का है, तो 50 का ये इक्विलिब्रियम मोल नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए कन्वर्ट कर रहा है बी में और ये सी प्लस डी में। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग मोल। ये रिएक्शन कब हो रहा था? एट 25 डिग्री सी। तो हम जो स्टार्टिंग मोल हम इसको क्यों कहे हैं? क्योंकि आपको 50 डिग्री सी पर पता करना है। इसको छोड़िए, तो इसको हम एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, यही ना माने हैं? चलिए सुनिएगा आप ध्यान से। 25 पर ये इक्विलिब्रियम मोल था, लेकिन हमको पूछ रहा है 50 पर, तो हम इसको क्या मान लिए? स्टार्टिंग। इसका मतलब है कि अब ये चेंज करेगा अपने कंसंट्रेशन को या मोल को। तो अब हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? चेंज। अब थोड़ा बताइए, तो चेंज होगा तो कोई खर्च होगा और कोई बनेगा। कौन खर्च होगा बताइए तो, और ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? सबसे टेक्निकल पॉइंट आज का ये है। टेम्परेचर 25 से क्या किया गया? 50। तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? इंडोथर्मिक में या एक्सोथर्मिक में? इंडोथर्मिक में। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में इंडोथर्मिक है? इसका पता चलेगा या नहीं? इसका पता आराम से चलेगा। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और इस डायरेक्शन में इंडोथर्मिक है। क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव का तो मतलब ही होता है इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक और इस डायरेक्शन में इंडोथर्मिक। यही बात तो पीछे बताया गया था। तो बताइए, यहां पर हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और देखो कोई गलती से यदि इधर माइनस एक्स उधर प्लस एक्स लिख देगा, बताओ गलत होगा कि नहीं होगा? तो ये सब टेक्निकल चीज पकड़ना पड़ता है। तब फिर आप आ जाइए इक्विलिब्रियम मोल एट 50 डिग्री से। बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। और यहां से केसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे बोलिए? केसी बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो केसी, केसी का मतलब केसी एट 50 डिग्री सी। अच्छा, इस केसी को हम के2 लिख दें, चलेगा जी? और के2 का मान तो आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। बोलता नहीं अरे, इस के2 का मान तो आप ऑलरेडी उस इक्वेशन से निकल चुका होगा। वही के2 का मान आप यहां पर पुट कर दीजिए। और सी का कितना कंसंट्रेशन है? 3 माइनस एक्स, ये है 4 माइनस एक्स, ये कितना है? 1 प्लस एक्स, और ये कितना है? आप इसका यदि वैल्यू रख दीजिएगा तो क्या एक्स का मान ही निकल जाएगा? और एक्स का मान निकल जाएगा तो 1 प्लस एक्स, यही इक्विलिब्रियम मोल है 50 डिग्री सी पर। मान लो एक्स का मान 0.2 आया, तो इक्विलिब्रियम मोल एट 50 डिग्री से हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 2.8, ये हो जाएगा 3.8। बताओ सबका कंसंट्रेशन निकल गया कि नहीं? अब जाके इसका पूरा बात समाप्त हुआ है। इसको उतार लीजिए। और इसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे आप, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा इसलिए क्योंकि लॉग का रूल रेगुलेशन आपको नहीं पता है। तो फिर बताए क्यों? बताए इसलिए ताकि जब जब कभी भी आप लॉग का वैल्यू सीखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। लॉग नहीं सीखे हैं तो सब कुछ सीखने के बाद, मतलब यहाँ पर आप केमिस्ट्री में नहीं उलझेंगे आप। अब आप उलझ जाइएगा किस में? मैथमेटिक्स में, लॉग में। उसको हम बताएंगे 12th के शुरुआत में। क्या और नीचे करना पड़ेगा? वही इक्वेशन लिखा हुआ है। कल हम लोग पढ़ेंगे
इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का इफेक्ट, टोटल वॉल्यूम का इफेक्ट, टोटल कंसंट्रेशन का इफेक्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट, कैटेलिस्ट का इफेक्ट। तो कल अपने सेम टाइम में 8 से 9 में आएंगे। संडे को किस टाइम में बोले हैं? 8 से 9 में आएंगे। और मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सभी लोगों को बोल दीजिए कि जुड़ जाएं, वो चाहे ऑनलाइन जुड़ें या ऑफलाइन। बाकी 12th स्टार्ट होगा 2 फरवरी से। नीलेश सर इंग्लिश मीडियम का क्लास अनाउंस किए कि किस टाइम में होगा? तुम लोग का टाइम हमको लगता है कि इस बार सब लोग टीचर लोग मीटिंग की है तो उसमें बोले हैं कि क्लास शाम में लेंगे सब इंग्लिश मीडियम। तो निश्चित है कि आपका क्लास शाम में हो। तो अभी टाइम ये अभी 8 से 9 आप आ रहे हैं, ये 8 से 9 आपका रहेगा नहीं टाइम, 12th में टाइम आपका बदल जाएगा। जैसे ही सब लोग अनाउंस करेंगे तो उसके हिसाब से अनाउंस करेंगे। और सब लोग क्या करेंगे, हम आपका यदि क्लास लेंगे तो शाम में ही सब लोग 5 से 6 समझे शाम। और हमको लगता है सब लोग इंग्लिश मीडियम का इस बार शाम में क्लास ताकि मीटिंग हुआ है तो उसमें यही बात है। जैसे देखिए क्या होता है, अभी पढ़िए जब तक 12th चल रहा है पढ़िए देखिए।